हेलो क्लास 10th। लास्ट वीडियो में हमने देखिए दो क्वेश्चन को कवर किया था, क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना काफी जरूरी होता है, ठीक है। क्योंकि पॉसिबिलिटी मानी जाती है कि इस तरह के क्वेश्चन हो सकता है, मे बी सेम क्वेश्चन भी रिपीट में आ जाए, ठीक। अदरवाइज आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना जरूरी है, और जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना जरूरी है ही तो क्यों ना PYQs को कवर कर लें, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 23 और 24, तो ये दो क्वेश्चन समझ में आने वाले हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद उसका क्या पर्टिकुलर आंसर लिखना चाहिए इसको क्लियर करेंगे। तो बिना देर करते स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को दो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। और वो क्वेश्चन कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 23 और 24। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 23 है ना, यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन मिलेंगे, इनमें से कोई एक क्वेश्चन करना है, पर हमें तो प्रैक्टिस करनी है, हम दोनों ही क्वेश्चन समझ कर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 में जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वहां आपसे पूछा जा रहा है हाउ इज द मूवमेंट ऑफ लीव्स, how is the movement of leaves of a sensitive plant different from the downward movement of the roots। पत्तियों में मूवमेंट होती है, सेंसिटिव प्लांट की जो पत्तियां होती हैं उसमें जो मूवमेंट होती है उसको कंपेयर करना है। किससे कंपेयर करना है? डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द रूट्स, रूट्स की जो डाउनवर्ड मूवमेंट होती है उसके साथ। देखिए आपने कंट्रोल कोऑर्डिनेशन चैप्टर पढ़ा है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन चैप्टर जो है ना, वहां पर प्लांट मूवमेंट का एक टॉपिक मिलेगा आपको, है ना, आपने पढ़ा भी होगा उसको। प्लांट मूवमेंट जो होती है वो दो प्रकार की हो सकती है, एक डायरेक्शनल मूवमेंट और एक नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। जो डायरेक्शनल मूवमेंट है हम उसको क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक मूवमेंट। और जो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? नास्टिक मूवमेंट। तो ट्रॉपिक और नास्टिक, ये दो तरह के आपने नाम सुने हुए हैं। अब सबसे पहले समझते हैं कि भाई जो नास्टिक मूवमेंट है उसका मीनिंग क्या था। थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा, टॉपिक भी रिवाइज करना जरूरी है। नास्टिक मूवमेंट क्या होती है? ऐसी मूवमेंट, प्लांट के किसी पार्ट की ऐसी मूवमेंट जो ग्रोथ का इशारा ना करे। जिस साइड से स्टिमुलस आ रहा है वो उस पर डिपेंड ना करे। मान लीजिए स्टिमुलस आ रहा है इधर से, ग्रोथ हो गई इधर की साइड, स्टिमुलस आ रहा है इधर से, ग्रोथ हो रही है ऊपर की तरफ। मतलब जो डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस है उसकी बेस पे हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ग्रोथ पैटर्न, सिंपल शॉर्ट में। इसलिए में से क्या बोलते हैं नास्टिक मूवमेंट का दूसरा नाम? नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। तो आप सोचिए जो सेंसिटिव प्लांट है, जैसे कि एनसीईआरटी में भी शायद दिया हुआ है कि आपका जो मिमोसा प्यूडिका, टच मी नॉट प्लांट जो होता है, उसमें जो लीफ की मूवमेंट देखी जाती है, जैसे आप टच करते हैं लीफ को, लीफ फोल्ड हो जाती है, तो क्या ये ग्रोथ है? नहीं ना, ठीक है। वो तो पत्ती थोड़ी देर बाद क्या होता है, ये वाटर स्कैर्सिटी की वजह से होता है, वाटर पोटेंशियल में कुछ डिफरेंस आ जाता है जिसकी वजह से ऐसा पॉसिबल है, ठीक है, कि लीफ फोल्ड हो जाती है। पर कुछ समय बाद क्या होता है, लीफ फिर से खुल जाती है। तो ये जो मूवमेंट है ये ग्रोथ नहीं है। तो यहाँ क्या हो रहा है, एक्चुअल में टेम्परेरी मूवमेंट देखी जा रही है, पर ये ग्रोथ का कोई इंडिकेशन नहीं दे रही। तो इसलिए में से क्या बोलते हैं? नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। क्लियर, समझ में आ गया? ठीक है। तो ये रिवर्सिबल भी होती है। तो आप डिफरेंस बता सकते हैं कि भाई जो नास्टिक मूवमेंट होती है सेंसिटिव प्लांट में, लीव की जो मूवमेंट है वो रिवर्सिबल मूवमेंट है ना, वो डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस पे डिपेंड नहीं करती है। दो पॉइंट हो गए। अब इसी के साथ कंपेयर करते हैं जो क्वेश्चन में लास्ट में लिखा हुआ है, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ आवर रूट्स, ठीक है। तो ये एक तरह की ट्रॉपिक मूवमेंट होती है। आपको पता है ट्रॉपिक मूवमेंट जो होती है वो 5 प्रकार की होती है, उनमें से एक नाम था जियोट्रॉपिज्म, है ना। तो ग्रेविटी एज अ स्टिमुलस, और पौधे का वो हिस्सा जो टुवर्ड ग्रेविटी ग्रो कर रहा है, रूट्स क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो रूट्स जब हमारे ग्रेविटी की तरफ ग्रोथ कर रही हैं, तो ग्रेविटी एज अ स्टिमुलस, और स्टिमुलस की साइड किसी पार्ट की ग्रोथ हो रही है, तो ये तो ग्रोथ का इंडिकेशन है। सिंपल है ना। क्या ये रिवर्सिबल होता है? तो ये रिवर्सिबल भी नहीं है, तो ये इररिवर्सिबल है। तो दो डिफरेंस समझ में आ गए आपको। नास्टिक मूवमेंट नॉन डायरेक्शनल होती है, जिसमें हम सेंसिटिव पौधे को इंक्लूड कर रहे हैं, मिमोसा प्यूडिका को। इसमें आप एक पॉइंट डालेंगे, ये जो मूवमेंट होती है ये स्टिमुलस पर डिपेंड नहीं करती, डायरेक्शनल स्टिमुलस पर डिपेंड नहीं करती, इसलिए हम इसको नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट बोलते हैं। दूसरा पॉइंट आप क्या डालेंगे कि भाई ये रिवर्सिबल मूवमेंट है। इसी के कंपैरिजन में जो रूट्स वाला केस दिया हुआ है, वहां आप क्या डालेंगे? ये ट्रॉपिक मूवमेंट है, डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस पर डिपेंड करती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? डायरेक्शनल मूवमेंट, ठीक है। और ये इरिवर्सिबल होती है। तो इस तरीके से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का, जो ऑप्शनल क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक। तो देयर इज अ हार्मोन, यहाँ पे कोई एक हार्मोन होता है जो जुड़ा हुआ है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म से हमारी बॉडी में। नेम द हार्मोन, आपको उस हार्मोन का नाम बताना है, एंड द ग्लैंड विच सेक्रेटेड। तो पहले ग्लैंड का नाम सोचिए आप, है ना, उससे जो हार्मोन निकल रहा है जो ऐसा काम कर रहा है। कैसा काम कर रहा है? मेटाबॉलिज्म से जुड़ा हुआ है। आपको याद आ गया होगा कंट्रोल कंडीशन में जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड किसे कहते हैं? ऐसी ग्लैंड जो हार्मोन रिलीज करते हैं, सेल्स का एक ऐसा क्लस्टर जो हार्मोन रिलीज करे, उसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते
बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड आपकी बुक्स में है, उनमें से एक में आपको मिलेगा थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड हमारे नेक रीजन में होता है। तो थायराइड ग्लैंड जो होता है उससे थायरोक्सिन हार्मोन आता है, ठीक है। थायरोक्सिन हार्मोन का क्या फंक्शन होता है, जो यहाँ दिया हुआ है, तो आपको फंक्शन दिया हुआ है, हार्मोन का नाम पूछ लिया। तो ग्लैंड का नाम आप बताएंगे थायराइड ग्लैंड, हार्मोन का नाम बताएंगे आप थायरोक्सिन। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर अस टू हैव आयोडाइज्ड सॉल्ट इन आवर डाइट। ऐसा क्यों बोला जाता है, आपने सुना भी होगा कि डाइट जो होती है ना हमारी, उसमें आयोडाइज्ड साल्ट का ही हमें इंटेक करना चाहिए, क्योंकि आयोडीन युक्त नमक अगर हम खाते हैं, है ना, अपने फूड में ऐड करते हैं, तो उससे फायदा क्या होता है, थायरोक्सिन की फॉर्मेशन सही चलती है। और जब तक हमारे पास थायरोक्सिन हार्मोन बनता रहेगा तब तक गोइटर वगैरह की समस्या होती नहीं, ठीक है। बेसिकली जो गोइटर की प्रॉब्लम है वो नहीं देखी जाती है। तो थायरोक्सिन का बनना जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, आयोडाइज्ड साल्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर जो 23 है वहां पर दो क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं ऑप्शन में, कोई सा भी आपको एक करना होता है, ठीक है। लेकिन हमने दोनों ही क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, इसमें कोई खास बोर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। ध्यान से समझिएगा। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे खड़ा हुआ है, 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर खड़ा है। तो ये क्या दिया हुआ है, u ना, ठीक है। तो u इज इक्वल टू, आप अपने रजिस्टर में नोट कर लीजिए साथ साथ, u इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि हमें u कैसा लेना होता है, माइनस में, लेफ्ट साइड की वजह से। तो u इज इक्वल टू माइनस का 10 सेंटीमीटर। आगे फिर बोल रहा है आपसे फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, f इज इक्वल टू 15, पर 15 हम प्लस का लें या माइनस का लें, इस चीज के लिए आपको पता होना चाहिए कि भाई कॉन्वेक्स मिरर की बात चल रही है, और कॉन्वेक्स मिरर में जो फोकल लेंथ है वो किधर की साइड होती है, सीधे हाथ की तरफ। इसका मतलब फोकल लेंथ कैसे रहेगी, पॉजिटिव, ठीक है। u पता चल गया आपको, माइनस का 10 सेंटीमीटर, और f कितना, प्लस का 15 सेंटीमीटर। तो आपने जो मिरर फार्मूला पढ़ा है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, इस फॉर्मूले में आपको f दिया हुआ है, v फाइंड करना है, u भी दिया हुआ है, ठीक है। सिंपल सा है। तो आप v यहां से कैलकुलेट कर लेना, और जो भी आपका आंसर आएगा थोड़ा ध्यान से कैलकुलेशन करना और कमेंट बॉक्स में डालना कि आपका v जो है कितना आ रहा है, ठीक है। बस क्वेश्चन में लास्ट में यही पूछ रहा है आपसे, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म बाय द मिरर। तो आपको इमेज की जो पोजीशन है वो बतानी। पोजीशन जब भी पूछता है ना आपसे, तो आपको v बताना होता है। क्लियर। तो आई थिंक आपको जो क्वेश्चन नंबर 23 जो था, जहां पर एक्चुअल में दो क्वेश्चन हमने कवर किए हैं, और जो क्वेश्चन नंबर 24 है, ये अगर तीनों ही क्वेश्चन आपको बढ़िया समझ में आ गए तो प्लीज कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में आपको क्या लिखना है आपको पहले से मालूम है, क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24 क्लियर, ठीक है। अगर आपको डाउट है, किसी भी लाइन में, किसी स्टेप में डाउट लगता है, तो आप वो भी मेंशन कर दीजिएगा, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को जरूर क्लियर कराया जाएगा जल्द से जल्द। और अगर आपको दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं तो प्लीज वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए। इसी तरह का वैल्यूएबल कंटेंट रेगुलर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन रेगुलर पाने के लिए आपको बेल आइकन पर प्रेस करना है, और उसके बाद ऑल पर जरूर से क्लिक करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक्स।